its electric field at a point P at a distance small r from it, at a distance small r from it. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. For this, imagine a positive test charge Q naught. Imagine a positive test charge Q naught placed at point P. First up, according to Coulomb's law, the force on charge Q naught is, according to Coulomb's law, the force on charge Q naught is F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square into R cap. और एक डायग्राम आप बनाएंगे आप. मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये कि देखिए ऐसा होता है कि हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी वायर है, सिंपल सा कोई वायर भी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, उस वायर की वजह से उसके आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि करंट की वैल्यू कम करते जाओ और देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो मैंने ये कहा कि चलिए मैं बिल्कुल बेसिक चार्ज के लिए आ जाता हूँ कि एक छोटा सा चार्ज है Q, तो इस Q की वजह से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हम ये कहेंगे हाँ होगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो इसका मतलब इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. तो अब ये चार्ज मैंने ले लिया Q, तो हम ये कहेंगे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे. तो आप ये कहेंगे कि भाई कैसे निकालूं फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम ये कहेंगे कि एक काम करते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं ना हम कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे यहाँ पर. ठीक है, एक चार्ज टेस्ट करने के लिए कि इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, फोर्स निकाल लूँगा. तो मैंने कहा कि मैंने पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज है वो मैंने रख दिया Q नॉट. ठीक है, और O और P के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r. ठीक, मैं यहाँ से यहाँ पर वो निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ. तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको बेटा मैंने बोल दिया r वेक्टर. तो r वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, r कैप. r वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया r कैप. और कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पर Q1 Q2 तो नहीं है, यहाँ पर क्या है Q और Q नॉट. ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ के हिसाब से हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लिखिएगा इधर, वेयर r कैप. ये हो गया Q, इस वाले चार्ज को मैंने बोल दिया Q, तो Q1 तो हो गया Q और Q2 हो गया Q, है ना. तो मैंने उसी फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, उसका स्क्वायर r स्क्वायर. तो वेयर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर
where r cap is a unit vector directed from कैपिटल O टू कैपिटल V, O से P की तरफ वाला एक यूनिट वेक्टर है। फिर हम ये कहेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज देयरफॉर एट पॉइंट P इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, E वेक्टर इज इक्वल टू, मैथमेटिकल रिलेशन देखिए, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। हम किस चार्ज पर निकालना चाहते हैं कि किस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस चार्ज पर Q नॉट पर। हम इसके साथ टेस्टिंग कर रहे हैं कि इस तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट आएगा Q नॉट तक, तो आपको Q नॉट से इसको डिवाइड कर देना है F वेक्टर को। तो खुद सोचिए, F वेक्टर को जब Q नॉट से डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई F वेक्टर, F वेक्टर अपॉन Q नॉट लिखो या 1 अपॉन Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई F वेक्टर। इट इम्प्लाइज दैट E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई F वेक्टर कितना है, 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और R कैप। Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, टेस्ट चार्ज का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। हमने कहा कि R डिस्टेंस पर आप अलग अलग वैल्यू के आप चार्जेस रखिए। आप यहाँ पर आप कहेंगे Q नॉट की वैल्यू मैंने मान लिया कि 2 कूलम है, आप ये कहिए कि आप यहाँ पर 10 कूलम का भी रखो चार्ज, 50 कूलम का, 100 कूलम का रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि Q नॉट का कोई रोल ही नहीं है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपका रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद जो हम अगला देखेंगे, अगला हम ये सोचेंगे कि अगर बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है, उन बहुत सारे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो वो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे जैसे हमने कूलम्स लॉ निकाला था कि फोर्स बिटवीन एन पॉइंट चार्जेस, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करा था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। तो इसमें नोट करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ना, इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ एक सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि 3-4 टॉपिक्स हो जाएं, तो 3-4 टॉपिक्स होने के बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं 1-2 क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर ट्राई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो इसमें आप नोट करिएगा कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस consider a system of capital N point charges. Consider a system of capital N point charges Q1, Q2, Q1, Q2 dot till Qn. Qn having position vectors position vectors r1 vector, r2 vector, dot till rn vector, having position vectors r1 vector, r2 vector till rn vector, ठीक है।
having position vectors r1 vector, r2 vector till rn vector according to Coulomb's या एक काम करिए, इतना लिखने के बाद पहले एक डायग्राम ड्रॉ करिए। इसमें डायग्राम हम 2 डायमेंशनल बनाएंगे बस। इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। और मैंने कहा कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, Q1 है बेटा यहाँ पर, इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है एक Q1, और इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2। तो आपको क्या करना है, Q1 को ओरिजिन से ज्वाइन करिए ऐसे, Q1 को और Q2 को दोनों को ज्वाइन करिए। तो जब किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर जो वेक्टर आता है वही उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर। ऐसे Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। अब आप क्या करें, Q1 और Q2 का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे कि मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ किसी एक पॉइंट पर, और Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ किसी एक पॉइंट पर। तो मैंने कहा कि मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, तो किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे इस चार्ज Q की वजह से मैं डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता था, तो मैंने करा क्या, मैंने वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, सही है। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा बेटा Q0। अब इस Q0 पर एक फोर्स लगाएगा ये Q1 चार्ज, रिपल्सिव फोर्स, एक ये लगाएगा Q2, ये भी रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, हम कन्वेंशनली क्या करते हैं, मतलब एक नियम वैसे ही बना रखा है कि जब भी हम ये वाले डेरिवेशंस करते हैं तो हम ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेकर चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं। तो Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसने इसको रिपेल करा तो इसने एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया यहाँ पर। उस रिपल्सिव फोर्स को मैं बोल देता हूँ F1 बोलेंगे, लेकिन यहाँ इस डायग्राम में आप लिखें E1 वेक्टर, E1 वेक्टर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊँगा। फिर जो Q2 है, Q2 भी इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा आप लिखिएगा E2 वेक्टर, यहाँ पर आप लिखिएगा E2 वेक्टर। और अब आप ये देखिए कि मैंने इस वाले पॉइंट को बेटा P बोल दिया। P पॉइंट पर रखा हुआ है चार्ज Q0, तो मैं 1 से P पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो मैंने ये वाले वेक्टर को बोल दिया R1P वेक्टर। ऐसे ही अब 2 से P की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, R2P वेक्टर, इसको मैं R2P वेक्टर बोल दूँगा, ठीक। अच्छा, कायदे से मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था कि P पर लगने वाला फोर्स, तो उसको मैं क्या बोलता, FP, और किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, तो मैं उसको FP1 बोलता। लेकिन मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। मैंने बोला E1 और E2। अब आप क्या करें, इस E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालने कैसे, E2 के पैरेलल डॉट लाइन ड्रॉ करें आप, E2 से E1 के पैरेलल और E1 से E2 के पैरेलल, और फिर उसको इससे ज्वाइन कर दो ऐसे। इसको इससे ज्वाइन करके यहाँ पर लिख दीजिए E वेक्टर। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। वो हमने सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस कूलम्स लॉ वाले में करा था कि कूलम्स लॉ में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो वो आपस में किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने करा था। अंतर क्या है कि वहाँ पर मैंने F1, F2 और F लिया था, यहाँ मैं E1, E2 और E ले रहा हूँ, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है उसे। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ मैं E1 और E2 क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने कूलम्स लॉ में करी है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 according to Coulomb's law, the force on test charge Q0 due to charge Q1 is
ड्यू टू चार्ज Q1 इज, तो देखिए जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कौन किस पर फोर्स लगा रहा है। तो किस पर फोर्स लग रही है, ये पॉइंट P पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर लग रही है फोर्स, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब बेटा ऐसे होता था ना, Q1 इधर Q1 है और इधर Q2 है, तो मैं ये कहता था कि Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल देता था कि फोर्स किस पर लग रही है, 2 पर, तो F2 और किसकी वजह से 1 पर, तो मैं उसको F21 वेक्टर बोल देता था। अब Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है तो मैं उसको F01 बोलने की बजाय मैं उसको सिंपल रखने के लिए सिर्फ F1 बोल रहा हूँ। मैं उसको सिंपल रखने के लिए ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है, मैं उसको सिंपल रखने के लिए F1 वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमने F1 वेक्टर बोल दिया। F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, F1 वेक्टर। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, लेकिन यहाँ Q2 नहीं है, यहाँ तो Q0 है, तो Q1 Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1P तो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड उसको R1P बोल दो या R1P का मैग्नीट्यूड बोल दो, मतलब मॉड लगा दो। कैप अभी बता दूँ, कैप बनेगी जब हम यहाँ पर लास्ट में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तब R1P के ऊपर हम कैप लगाएंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर, इसको आप R1P स्क्वायर बोल दो। तो R1P स्क्वायर क्या हो गया, R1P हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और R1P स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, R1P कैप, ये हो गया। ये तो हो गया F1, मतलब Q1 की वजह से। सिमिलरली अच्छा हाँ, ये करने के बाद में फिर हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर, इतना कर दिया, फोर्स निकाला हमने, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, अभी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, देखिए F1 क्या है, F1 वेक्टर कौन सा फोर्स हो गया, F1 वेक्टर वो फोर्स हो गया जो चार्ज Q1 इस Q0 पर लगा रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, हम बाई कन्वेंशन सब कुछ पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो Q1 Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा आप कहोगे जी Q0 भी तो Q1 को रिपेल करेगा, दोनों ही तो पॉजिटिव हैं, तो हम ये कहेंगे मैं फिलहाल Q0 की बात कर रहा हूँ कि Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q0 को Q1 रिपेल करेगा, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 ना होकर Q1 Q0 है, तो Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, R क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, R1P इस केस में, क्योंकि R1P वेक्टर उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डायरेक्शन वेक्टर हो गया, तो हमने R1P का स्क्वायर कर दिया, तो R1P स्क्वायर तो उसके डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और जो डायरेक्शन है उसके लिए हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, एरो हटाकर कैप लगा देंगे, तो R1P पर कैप लगा दिया, वही काम यहाँ करा था। यहाँ डिस्टेंस क्या था, सिंपली R था डिस्टेंस, R वेक्टर इसका यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस वेक्टर था, तो हमने R का स्क्वायर कर दिया और R पर कैप लगा दिया यहाँ यूनिट वेक्टर के नाम पर, इतना करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट चार्ज यहाँ पर भी Q0 है, तो जैसे ये F1 वेक्टर है तो मैं बोलूँगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर क्यों लगा, R1P, बताता हूँ। E1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर अपॉन Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, मतलब Q0 से डिवाइड हो रहा है, तो Q0 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आप समझिए, 1/Q0 अलग करो और F वेक्टर की वैल्यू अलग करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P का R1P क्या, Q0 से Q0 कट गया, तो बेटा E1 वेक्टर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप, ये हो गया, ठीक। अब ये बता रहा हूँ कि इसके E1 के ऊपर
वेक्टर का साइन क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कैसे? हमने ये कहा कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो वो पॉइंट चार्ज कहाँ कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, हम कहेंगे कि चारों डायरेक्शन में। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट पर बताऊँ तो हम ये कहेंगे उसकी एक डायरेक्शन होगी कि वो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। समझ गए? ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसलिए उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाएंगे हम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है उसमें। अब ये देखेंगे कि इस डायग्राम में मैंने इधर E1 और इधर E2 को लिखा, कायदे से F1 और F2 लिखना चाहिए था। E1 E2 इस वजह से लिखा है क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से E1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब E1 और F1 दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर F1 की डायरेक्शन ये है तो बेटा फिर E1 की भी डायरेक्शन ये होगी। सही है भाई? आप ये देखो कि E1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, लेकिन ये भी इधर न्यूमरेटर में अपॉन 1 कर दो और ये भी न्यूमरेटर में, तो जो दोनों न्यूमरेटर में उनको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा E1 वेक्टर हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q2 Similarly, electric field at P due to charge Q2 is E2 vector is E2 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2p का स्क्वायर और R2p कैप। वही चीज हो गई। आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा Q2 Q नॉट। ठीक, तो वो पूरा आपको पूरा बार बार ये लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है कि चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा पॉइंट P पर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ जहाँ पर 1 है सबस्क्रिप्ट में 1 हटाकर आप सबस्क्रिप्ट में 2 लगा दीजिए, तो ये ड्यू टू चार्ज Q2 हो गया, है ना। एंड ये वाला इसमें हमने करा ही क्या है, आप ये देखिए कि जब मैं चार्ज Q2 की वजह से निकाल रहा हूँ तो बेटा R1p जो यहाँ पर R1p वेक्टर था तो अब क्या मिलेगा R2p वेक्टर। यहाँ पर चार्ज Q1 था तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q2। ठीक, तो मैंने करा क्या कि जैसे मैंने E1 वेक्टर निकाला था तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1p का स्क्वायर और R1p कैप। तो अब आपको क्या करना है, अगर E2 निकालूंगा तो चार्ज भी तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा। E2 का मतलब Q2 की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 हो जाएगा। ऐसे ही जो वेक्टर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा R2p, है ना। तो R1p की जगह R2p आ गया। जब यहाँ पर R1p कैप था तो वहाँ R2p कैप आ गया, सिंपल। ऐसे ही आप ये कहेंगे एंड इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस, हम पहले बोल चुके हैं कि वहाँ पर n पॉइंट चार्जेस हैं। इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस, सर E2 का अगर पूरा प्रोसेस लिखते तो F1 से लिखना होता ना F2 से। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। E2 वाला प्रोसेस अगर पूरा लिखना होता तो फिर ये करना हो तो वो पूरा लिखने की जरूरत है, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद देखिएगा एंड इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to nth charge, due to capital N nth charge, that is
क्यू एन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, उसको बेटा हम बोल देंगे ई एन वेक्टर, भाई 2 की वजह से था तो जो 2 की वजह से था तो E2 हो गया, ऐसे ही n की वजह से था तो En हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर 2 लगा है वहाँ पर अब n लगा दो। En वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर वो 2p स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, 2p सॉरी स्क्वायर। np स्क्वायर। वो np स्क्वायर हो जाएगा, r np स्क्वायर। p इसलिए है क्योंकि वहाँ पे p था तो इसमें। हाँ, p इस वजह से क्योंकि मैं बहुत सारे चार्जेस फैले हुए हैं स्पेस में, लेकिन मैं उन सभी चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इधर रखी है, एक इधर रखी है, एक इधर रखी है, एक इधर रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मैं चाहता हूँ मुझ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ वो पोजीशन क्या हो गई, पॉइंट P। ठीक है, तो उसकी वजह से निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की, चौथे चार्ज की, 10 के 10 चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर फाइनली सबको ऐड कर देंगे। वही कहलाता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया Q1 अपॉन आर एन पी स्क्वायर इंटू आर एन पी कैप। ठीक है, हम नोट करें। नाउ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नाउ एज पर as per the principle of superposition, as per the principle of superposition of electric fields, the electric field ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट ऑब्लिक ग्रॉस एट पॉइंट P is given as E vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus dot 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 कहाँ तक, En वेक्टर तक। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जो E1 वेक्टर है, E1 वेक्टर की वैल्यू ये है, E2 वेक्टर की वैल्यू ये, एंड En वेक्टर की वैल्यू ये। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। इधर Q1 है अपॉन R1p स्क्वायर, Q2 अपॉन R2p स्क्वायर, तो डिफरेंट है, चेंज हो गया। ऐसे ही इधर Q1 अपॉन RnP स्क्वायर और RnP कैप, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो सेम चीज़ आ रही है वो क्या है, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं ऐड करूँगा तो मैं शुरुआत में ही लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा मैंने कॉमन ले लिया और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1p स्क्वायर, Q1 अपॉन R1p स्क्वायर इंटू R1p कैप प्लस Q2 अपॉन R2p स्क्वायर इंटू R2p कैप प्लस डॉट 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 टिल Q1 अपॉन RnP स्क्वायर इंटू RnP कैप, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है इसमें कि आप ये देखिएगा कि ये जो सबस्क्रिप्ट में 1 है, 1 है, 1 है, ये बार बार इसमें 1 आ रहा है। 1 के बाद में फिर अगला क्या आ गया, 2 आ गया, फिर उसके बाद करते करते n तक पहुंच गए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। सबस्क्रिप्ट में 1 है, फिर अगले में 2 है, फिर अगले में 3 है, फिर अगले में
लास्ट में जाकर n आ जाएगा, तो मैं फिर समेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वही सिग्मा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, और इधर समेशन लगाइए, मतलब सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल N। सर अगर 2 से स्टार्ट हो तो पूरा हाँ तो ठीक है, तो जैसा कि उसमें होता था कूलम्ब्स लॉ में, वहाँ 2 से स्टार्ट था, तो वहाँ में i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ 1 से हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, i ले लेते हैं, इसका सब्सक्रिप्ट हमने ले लिया i, तो qi अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप इंटू RIP कैप। अच्छा, अब जो ये हुआ, तो यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि अगर मान लीजिए इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें, मतलब जैसे ये तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स होगी, अगर मान लीजिए यूनिट वेक्टर की टर्म्स में ना लिखना चाहें, नॉर्मल डिस्टेंस वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो RIP क्या होता है, R1P क्या होता है बताइए। RP बिल्कुल सही, RP माइनस RI हो जाएगा, R1P क्या हो जाएगा, RP माइनस R1, R2P क्या हो जाएगा, RP माइनस R2, ऐसे ही RIP क्या हो जाएगा, RP माइनस RI, ठीक है। तो आप वही चीज़ इसमें करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स उसको क्या बोलते हैं कि अगर हमने यूनिट वेक्टर हटा दिया, तो हटाने के बाद जो वेक्टर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में हमको लिखना है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये qi एज इट इज रहना है, ये जो नीचे RIP स्क्वायर है बेटा, इसको क्या लिख देंगे, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है, RIP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या लिखेंगे, RP माइनस RI, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, RP माइनस RI के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो कैप है, कैप यानी कि जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या होगा, RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इसमें भी RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, नीचे भी वेक्टर साइन लगा, ठीक है, और अपॉन में RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये समझ गए, ये यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। ये वाला, अच्छा ये वाला, ये क्या है, देखिए RIP कैप है, तो RIP कैप का मतलब क्या हो गया कि RP वेक्टर डिवाइडेड बाई RP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो RP वेक्टर क्या, RIP वेक्टर क्या हो जाएगा, RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, मतलब RIP वेक्टर क्या हो जाएगा, RIP, ये देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर मैं RIP कैप की बात करता हूँ ना, तो ये हो जाएगा बेटा RIP वेक्टर अपॉन RIP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब RIP वेक्टर कैसे निकला, RP माइनस RI वेक्टर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, RP माइनस RI, तो तीनों सेम है, क्या, बस वो यूनिट वेक्टर है, बस 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 वही तो मैं कर रहा हूँ, मैं यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, और RIP है तो RIP को मैंने लिख दिया RP माइनस RI, ठीक है ना। जैसे AB होता है तो AB वेक्टर को हम क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर तो ऑफ A। इसमें ये क्यों आया मॉड इस वजह से है ना, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड जब भी आएगा वो तब आएगा जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, सिर्फ डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करता है मॉड, ठीक है। तो अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, न्यूमरेटर में क्या आएगा, qi, इधर आ गया RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, स्केलर होता है, तो इसका स्क्वायर, और ये नॉर्मली पावर 1 है तो इसका क्यूब हो जाएगा, RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मॉड का क्यूब,
ये हो गया, ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालिएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो दोनों टॉपिक्स करें, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो आपका 2 नंबर का टॉपिक है, ये 4 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर का टॉपिक है, तो ये विदाउट ड्राइंग दैट ग्राफ ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। कभी मन में ये आया कि मैंने ग्राफ नहीं बनाया था, डेरिवेशन तो करा था, नंबर नहीं मिले, तो वो ग्राफ जरूर साथ साथ लर्न करें। बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं, कुछ नंबर काट लेंगे टीचर, डिपेंड करता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं है तो मैं पूरा ही काट लूँगा, तो वो डिपेंड करता है। तो थोड़ा बनाकर रखना इंटरनल्स के लिए, टीचर से भिड़ मत जाना किसी बात पर। चलिए, तो अब नोट करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तक जो हमने बात करी है वो पॉइंट चार्ज की बात करी है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम पूरा 3 चीज़ें लेंगे। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में 3 तरीके की डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं बस। एक तो एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि या तो मैं ये कहूँ कि एक लाइन है, एक लाइन है, तो लाइन का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ मैं एक एक्स एक्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई कोई प्लेन है, तो प्लेन का मतलब क्या है कि मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हेल्प से ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा एरिया, ठीक है। या फिर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मेरे पास एक्स एक्सेस है, मेरे पास वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इधर जेड एक्सेस। तो इसकी हेल्प से हम ये कहेंगे कि इसकी हेल्प से बेटा वॉल्यूम बन जाएगा ऐसे। इसकी हेल्प से हमारे पास वॉल्यूम बन गया। तो अब जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे लाइन होती है तो लाइन तो हमारा एक एक्सेस हो गया, प्लेन जो है वो हो गया 2 एक्सेस, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम हमारा हो गया 3 एक्सेस। तो होता क्या है कि अगर पॉइंट चार्ज ना हो, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज ना हो, अगर हम ये कहेंगे बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो एक लाइन के अलॉन्ग स्प्रेड कर रखा है उसको, तो हम ये कहेंगे कि इस लाइन के अलॉन्ग इसको ऐसे 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 चार्जेस हैं, मतलब लाइन के चारों तरफ चार्जेस चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसके अलावा इधर उधर कहीं चार्ज नज़र नहीं आएगा, लाइन के आगे पीछे सब जगह वो चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि चार्ज कैसे हो सकता है। हमने कहा कि एक तो चार्ज ये है कि ये पॉइंट चार्ज है, बस एक चार्ज रखा हुआ है, तो अब तक तो हमने एक चार्ज की बात करी है। अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करूँगा, और ग्रुप ऑफ चार्जेस किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं पूरे यूनिवर्स में उसकी बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने क्या किया कि हमने नमक होता है ना, नमक या चीनी होती है, चीनी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चीनी के जो दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनको एक लाइन ड्रॉ करी ज़मीन पर और उस पर गिराते चले गए। तो मैंने ये कहा कि चीनी को अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलॉन्ग द लाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन के अलॉन्ग चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चीनी को स्टोर करने का तरीका, चीनी को कहीं पर भी रखने का तरीका, कि मैंने एक टेबल ले ली और टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है मैंने कहा इसको मैं पूरा कवर कर दूंगा, पूरे पर चीनी 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 भर दूंगा पूरे पर। तो पूरे पर चीनी भर दी, तो इसका मतलब मैंने उस एरिया को कवर कर दिया। तो चीनी स्टोर करने का ये दूसरा तरीका हो गया। दोनों तरीके बड़े बेकार हैं। तीसरा तरीका क्या हो गया, तो दूसरे तरीके को चार्ज से अगर रिलेट करते हैं तो हम चार्जेस एक शीट के ऊपर फैला रहे हैं पूरे चार्जेस को, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो गया कि हमने एक बॉक्स लिया, हमने कहा ये तरीका अच्छा है, इसमें ना ज़्यादा सारी चीनी इकट्ठी हो सकती है। तो उस बॉक्स लिया जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी, कुछ कैपेसिटी है उसकी, कुछ वॉल्यूम है, उसके अंदर चीनी भर दी। तो मैंने कहा ये तीसरा तरीका अच्छा है, तो इसमें मैंने ज़्यादा चीनी इसके अंदर मैंने भर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब चीज़ों से क्या समझ में आता है
कि अब मैं सिंगल चार्ज की बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा कि मैंने एक लाइन के अलाउंग चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक प्लेन शीट पर मैंने चार्जेस को फैला दिया, या फिर एक क्यूबॉइड के अंदर, क्यूब के अंदर, सिलेंडर के अंदर, स्फीयर के अंदर, हो सकता है किसी भी तरीके की कोई वॉल्यूम दे रखी हो, कि उस वॉल्यूम के अंदर मैंने चार्जेस को भर दिया। तो कुल मिलाकर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो क्यूब है, क्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, तो क्यूब की वजह से जो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा डेवलप होगा। समझ गए मेरी बात? तो अब हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात ना करके अब हम कहेंगे कि हम पॉइंट चार्जेस को एक जगह इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो दुनिया में 3 ही एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, और कोई चौथी एक्सेस नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि उस हिसाब से हम ये कहेंगे कि चार्जेस को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहले डेफिनेशन लिखिए। हम ये कहेंगे कि whenever the charges are spread in a region in a continuous manner, whenever charges are spread in a region in a continuous manner। बेटा कंटिन्यूस मैनर का मतलब पता है क्या होता है? कंटिन्यूस मैनर का मतलब ये होता है कि ये मैंने मान लीजिए इसके ऊपर की साइड चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो मैंने बीच में स्पेस खाली छोड़ दिया, तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या? पीछे एक के पीछे एक लगा दो, जगह खाली नहीं छूटनी चाहिए, पूरा आपको भर देना है उसको, ठीक है। तो व्हेनेवर चार्जेस आर स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूअस मैनर, such a charge distribution is called continuous charge distribution। continuous charge distribution, ठीक है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये मिटा रहा हूँ मैं। Different types of continuous charge distributions। सब में चला जाओ। अच्छा दूसरी क्लास है। Different types of continuous charge distributions। इसमें पहला लिखेंगे A वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखिएगा इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर charge distribution spread over a 3-dimensional volume or region V of the space। Three-dimensional volume or
region V of the space. मान लो कि ऐसा एक बॉक्स है, ये डायग्राम हाँ ये बॉक्स है, इसके अंदर पॉजिटिव 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 ऐसे करके आप चार्जेस भर दीजिए, बस ये भर के दिखा दो, ठीक है। फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज अगली क्लास में करेंगे, बस इतना करके छोड़ दीजिए। और याद रखिएगा कि हम हर एक में पॉजिटिव 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 भरते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो हम भरते हैं ना, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स नहीं होते। और अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, किसी दिन आराम से समझाऊंगा। हीलियम के आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सर न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करूंगा। अभी जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंप्लीट हो जाए एक बार, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इनकी तीन डेरिवेशन है। ये करेंगे तब हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि हाँ हम इतना पढ़ चुके हैं। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल बड़े छोटे छोटे आते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ओके, गुड इवनिंग।